广播电台。 ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। श्रोता दोस्तों, अब हमारा हिंदी कार्यक्रम आरंभ होता है। आज के इस कार्यक्रम में समाचारों के बाद स्वर्णिम चीन के रंग कार्यक्रम के तहत चीन की ऐतिहासिक कहानियां और चीनी उपन्यास पश्चिम की तीर्थ यात्रा प्रस्तुत किए जाएंगे। अंत में होगा रोजमर्रा की चीनी भाषा। लीजिए सुनिए आज के मुख्य समाचार। चीनी केंद्रीय सैन्य आयोग ने सूचना जारी की। चीन और अमेरिका के विदेश मंत्रियों ने फोन पर की बात और अगले चरण की अमेरिका ईरान वार्ता खामेनेई के अंतिम संस्कार के बाद आयोजित होगी। अब आप अनिल पांडे से आज के पूरे समाचार सुनिए। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की 105वीं वर्षगांठ के मौके पर केंद्रीय सैन्य आयोग ने हाल ही में सेना में उत्कृष्ट पार्टी सदस्यों, उत्कृष्ट पार्टी कार्यकर्ताओं और पार्टी संगठनों को पुरस्कार वितरित करने की सूचना जारी की। सूचना में कहा गया है कि इस साल सीपीसी की स्थापना की 105वीं वर्षगांठ है। पार्टी द्वारा निर्मित और नेतृत्व करने वाली जनता सेना संघर्ष की एक सदी पूरी करने वाली है। सेना के विभिन्न स्तरीय पार्टी संगठन और पार्टी के व्यापक सदस्यों ने पार्टी की मूल आकांक्षा और मिशन का पालन करने और पार्टी व लोगों द्वारा सौंपे गए मिशन और कार्यों को अच्छे से पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सेना का शताब्दी लक्ष्य हासिल करने के प्रयास के दौरान तमाम उत्कृष्ट पार्टी सदस्य, उत्कृष्ट पार्टी कार्यकर्ता और पार्टी संगठन सामने आए। सूचना में सेना के विभिन्न स्तरीय पार्टी संगठनों, व्यापक पार्टी सदस्यों और पार्टी कार्यकर्ताओं से उक्त रोल मॉडल के रूप में लेने का आह्वान किया गया है। उधर शी जिनपिंग चीन का शासन के खंड 5 की प्रचार बैठक 1 जुलाई को तुर्की की राजधानी अंकारा में आयोजित हुई। बैठक में उपस्थित अतिथि इस बात पर सहमत हुए कि शी जिनपिंग चीन का शासन का खंड 5 नए युग के लिए चीनी विशेषताओं वाले समाजवाद पर शी जिनपिंग के विचारों में ताज़ा विकास को व्यापक और व्यवस्थित तौर पर प्रतिबिंबित करता है और समकालीन चीन को समझने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए एक प्रमाणिक कृति है। यह पुस्तक मानव जाति के लिए साझा भविष्य समुदाय के निर्माण हेतु चीन की अवधारणा और दृष्टिकोण को गहराई से स्पष्ट करती है। चीन और तुर्की के बीच राजनयिक रिश्तों की स्थापना की 55वीं वर्षगांठ के मौके पर दोनों देश आधुनिकीकरण के विषय पर शासन संबंधी अनुभवों का आदान प्रदान कर रहे हैं, जिससे राजनीतिक आपसी विश्वास को बढ़ावा मिलेगा, विकास रणनीतियों में सामंजस्य स्थापित होगा और आधुनिकीकरण के पथ पर संयुक्त रूप से अग्रसर होने में सहायता मिलेगी। तुर्की की ग्रैंड नेशनल असेंबली के उपाध्यक्ष गेराल्ड एडन ने भाषण देते हुए कहा कि शी जिनपिंग चीन का शासन का खंड 5 विभिन्न पक्षों को वैश्विक मुद्दों पर चीन की नीतिगत संभावनाओं और रणनीतिक विचारों को समझने के लिए अधिक संदर्भ प्रदान करता है। तुर्की इस प्रचार बैठक के अवसर पर दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में संसदीय आदान प्रदान और व्यावहारिक सहयोग को और गहरा करने, बेल्ट एंड रोड पहल को मध्य गलियारे के साथ और अधिक संरेखित करने और व्यापार व निवेश, सांस्कृतिक आदान प्रदान और पर्यटन सहयोग में नई उपलब्धियों को बढ़ावा देने के लिए तैयार है। उधर चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने 30 जून को अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ फोन पर चर्चा की। वांग यी ने इस दौरान कहा कि रचनात्मक रणनीतिक स्थिरता वाले संबंध बनाना दोनों देशों की जनता और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की उम्मीद है और दोनों देशों के मूल हितों के अनुरूप भी। दोनों पक्षों को बाधाओं को दूर कर इस सही रास्ते पर दृढ़ता से चलना चाहिए। वांग यी ने कहा कि इस साल मई में राष्ट्रपति शी जिनपिंग और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीजिंग में चीन और अमेरिका के बीच रणनीतिक स्थिरता वाले रचनात्मक रिश्तों की स्थापना पर कई महत्वपूर्ण समानताएं संपन्न की, जिसने अगले 3 साल यहाँ तक कि अधिक लंबे समय के लिए चीन अमेरिका संबंधों के विकास का मार्गदर्शन किया है। दोनों पक्षों को दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों की अहम समानताओं को ठोस नीति कदम में परिवर्तित करना चाहिए। वांग यी ने कहा कि दोनों पक्षों को सहयोग की सूची लंबी बनानी चाहिए। इसके साथ ही सवालों की सूची छोटी बनाकर विभिन्न खतरों को नियंत्रित करना होगा। ताइवान मुद्दा समग्र स्थिति से जुड़ा है। आशा है कि अमेरिका सावधानी से ताइवान संबंधी मामले से निपटेगा। दोनों पक्षों का समान विचार है कि यह बातचीत सकारात्मक और रचनात्मक होगी
दोनों पक्ष दोनों राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों की अहम समानताओं को लागू करने और लचीले तरीके से संवाद जारी रखने पर सहमत हुए हैं। उधर युवा और मध्यम आयु वर्ग के सैन्य अधिकारियों के लिए द्वितीय शंघाई सहयोग संगठन आदान प्रदान कार्यक्रम का समापन समारोह 1 जुलाई को शंघाई में आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम एससीओ के ढांचे के भीतर रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में व्यवहारिक सहयोग को लागू करने की दिशा में चीन का एक महत्वपूर्ण कदम था। 1 जुलाई को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की 105वीं वर्षगांठ के अवसर पर एससीओ सदस्य देशों, पर्यवेक्षक देशों और संवाद भागीदारों सहित 16 देशों के युवा और मध्यम आयु वर्ग के सैन्य अधिकारियों और रक्षा अधिकारियों ने एससीओ सचिवालय के प्रतिनिधियों के साथ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस के स्मारक हॉल का भी दौरा किया। यह आदान प्रदान कार्यक्रम 25 जून से 1 जुलाई तक चला। सैन्य विज्ञान अकादमी, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय और चीन अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन संस्थान के यूरेशियन अध्ययन संस्थान के विशेषज्ञों ने शंघाई भावना का अभ्यास और साझा भविष्य के एससीओ समुदाय का निर्माण, 4 वैश्विक पहल और क्षेत्रीय रक्षा और सुरक्षा सहयोग और शंघाई सहयोग संगठन का विकास जैसे विषयों पर व्याख्यान दिए और चर्चाओं में हिस्सा लिया। उधर हाल ही में चीन ने साल 2025 राष्ट्रीय नई कार्गो उड़ान विश्लेषण रिपोर्ट आधिकारिक तौर पर जारी की है। रिपोर्ट से पता चलता है कि साल 2025 में चीन की हवाई माल ढुलाई ने मात्रा और गुणवत्ता दोनों में बढ़ोतरी हासिल की है। वार्षिक माल और डाक परिवहन मात्रा पहली बार 1 करोड़ टन के आंकड़े को पार कर चुकी है और 1,01,72,000 टन तक पहुंच गई है, जो पिछले साल की तुलना में 13.3% ज्यादा की बढ़ोतरी दर्शाती है। उधर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें विकास का मुख्य इंजन बनी रही हैं। पूरे साल चीन में 214 नई अंतर्राष्ट्रीय कार्गो उड़ानें शुरू की गई, जो दुनिया के 6 महाद्वीपों को कवर करती हैं और उड़ान नेटवर्क के अंतर्राष्ट्रीय विस्तार की प्रवृत्ति प्रबल दिखती है। नई उड़ानें मुख्य तौर पर एशिया 104 और यूरोप 83 उड़ानों पर केंद्रित हैं, जिनका हिस्सा 87% से ज्यादा है। वहीं परिवहन क्षमता संरचना में भी सुधार देखा गया है। चीन में पंजीकृत पूर्ण कार्गो विमानों की कुल संख्या बढ़कर 272 हो गई है, जबकि लंबी दूरी के वाइड बॉडी मालवाहक विमानों की संख्या बढ़कर 60 पहुंच चुकी है, जो अंतर महाद्वीपीय ट्रंक लाइनों की मुख्य शक्ति बन चुके हैं। उधर मध्यस्थ होने के नाते कतर और पाकिस्तान ने कतर की राजधानी दोहा में अलग अलग तौर पर अमेरिका और ईरान के वार्ताकारों के साथ मुलाकात की और अमेरिका ईरान ज्ञापन के कार्यान्वयन से जुड़े मुद्दों पर सक्रिय प्रगति हासिल की है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने 2 जुलाई को वक्तव्य जारी कर इसकी जानकारी दी। वक्तव्य में कहा गया है कि विभिन्न पक्षों ने अमेरिका ईरान ज्ञापन के कार्यान्वयन से जुड़े कई मुद्दों पर गहन रूप से विचार विमर्श किया। सभी पक्षों ने सहमति कायम की कि आने वाले कुछ समय तक वार्ता जारी रखी जाएगी और जल्द ही अगले चरण की वार्ता का समय निर्धारित किया जाएगा। वहीं पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि अनुमान है कि अगले चरण की वार्ता ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार समारोह के बाद जल्द ही आयोजित होगी। उधर वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने 1 जुलाई को ऐलान किया कि जबरदस्त भूकंप से हुई जानमाल की नुकसान के कारण उसी दिन शाम 6 बजे से 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया जाएगा। डेल्सी रोड्रिगेज ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के माध्यम से इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वेनेजुएला भीषण भूकंप से हुई जानमाल की हानि से बेहद दुखी है और सरकार ने इस आपदा से प्रभावित सभी लोगों के प्रति अपनी संवेदना जताई है। गौरतलब है कि वेनेजुएला की राष्ट्रीय विधानसभा के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने 1 जुलाई को बताया कि हाल ही में देश में आए 2 शक्तिशाली भूकंपों के कारण 2295 लोगों की मौत हो चुकी है। लीजिए अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर सुनिए। चीनी केंद्रीय सैन्य आयोग ने सूचना जारी की। चीन और अमेरिका के विदेश मंत्रियों ने की फोन पर बातचीत और अगले चरण की अमेरिका ईरान वार्ता खामेनेई के अंतिम संस्कार के बाद होगी आयोजित। चीन की संस्कृति, सभ्यता और जानकारी, चीन का इतिहास, रीति रिवाज और विदेशी आदान प्रदान, सब कुछ यहाँ मिलता है। आइए चलते हैं चीन के सफर पर और शुरू करते हैं
हमारा खास कार्यक्रम स्वर्णिम चीन के रंग। नमस्कार श्रोता मित्रों, मैं पंकज श्रीवास्तव आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूं। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे चीन की ऐतिहासिक कहानियों के कुछ अंश। मित्रों, आज हम एक नई कड़ी शुरू करेंगे जिसका शीर्षक है सुंगसान कानपो और राजकुमारी वनछंग। तिब्बत के ल्हासा नगर के पोताला प्रासाद में पूर्वी कवायद के मैदान पर राजकुमारी की पहचान नामक एक भित्ति चित्र है। उसमें एक प्राचीन सुंदर कहानी का वर्णन किया गया है। कहानी इस प्रकार है। थांग राजवंश के सम्राट थाईचुंग के शासनकाल यानी 627 से 449 ईस्वी में अल्पसंख्यक जातियों के अनेक मुखियाओं ने थांग राजवंश के साथ विवाह संबंध स्थापित करने चाहे। उन्होंने अपने दूतों को राजधानी छांगान में विवाह प्रस्ताव लेकर भेजा। सम्राट थाईचुंग ने निर्णय किया कि उन मुखियाओं में से किसी एक के साथ प्रतिभा संपन्न और सुंदरी राजकुमारी वनछंग का विवाह करा दिया जाए। लेकिन आखिर किसके साथ उसकी शादी की जाए? दामाद चुनने के लिए सम्राट थाईचुंग ने बुद्धि बल प्रतियोगिता का उपाय अपनाया। थूपो यानी तिब्बत के राजा सुंगसान कानपो द्वारा छांगान में विवाह प्रस्ताव देने के लिए भेजा गया दूत उसका प्रधानमंत्री लू तुंगसान था। लू तुंगसान ने प्रतियोगिता के 4 दौर बड़ी आसानी से पार कर लिए थे। पहले दौर में एक रेशमी डोरे से 9 मुड़े छेदों वाले दाने पिरोए जाने थे। दूसरे दौर में 100 घोड़ों और 100 घोड़ियों में उनके माँ बेटे के संबंधों को पहचानना था। तीसरे दौर में एक दिन में 100 घड़े मदिरापान, 100 भेड़ों का मांस भक्षण और 100 भेड़ों का चमड़ा सिझाया जाना था। चौथे दौर में रात्रि में राजप्रासाद में प्रविष्ट होकर वहां से बिना भटके निकल आना था। प्रतियोगिता का 5वां दौर अंतिम और सर्वाधिक कठिन था। इसमें विवाह प्रस्ताव देने वाले दूत को पूर्वी कवायद के मैदान में जाकर 300 सुंदर लड़कियों में से राजकुमारी वनछंग को पहचानना था। इन 300 सुंदर लड़कियों की वेशभूषा, केश विन्यास और कद एक जैसे थे। बुद्धिमान लू तुंगसान ने हान जाति की एक वृद्धा द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार कि राजकुमारी वनछंग के ललाट पर एक सिंदूरी तिलक है, सहज ही राजकुमारी को पहचान लिया। अन्य अल्पसंख्यक जातियों के दूत विफल हो गए। सम्राट थाईचुंग बहुत प्रसन्न हो गया और उसने निर्णय किया कि लू तुंगसान के स्वामी 25 वर्षीय राजा सुंगसान कानपो के साथ राजकुमारी वनछंग का विवाह कर दिया जाए। उक्त भित्ति चित्र में हम देख सकते हैं कि पूर्वी कवायद के मैदान के पश्चिमी छोर पर सुंदर कन्याओं की एक पंक्ति खड़ी है, जिसमें दाएं से चौथी लड़की ही राजकुमारी वनछंग है। अपने जातीय वस्त्र पहने लू तुंगसान सूक्ष्मता पूर्वक उसे पहचान रहा है। पूर्वी कवायद के मैदान पर राजकुमारी की पहचान लोगों में दीर्घकाल से प्रचलित एक कहानी है, किंतु ये एक ज्वलंत ऐतिहासिक तथ्य भी है कि राजकुमारी वनछंग ने लू तुंगसान के मार्फत ही सुंगसान कानपो के साथ शादी की थी। सुंगसान कानपो 617 से 650 ईस्वी तक थूपो का एक विवेकशील सांगपो यानी राजा था। ईसा की 7वीं शताब्दी के आरंभ में उसने छिंघाई तिब्बत पठार पर रहने वाले सभी कबीलों को एकीकृत कर एक शक्तिशाली दास प्रथा वाला राज्य स्थापित किया था। वो थांग संस्कृति को पसंद करता था, इसलिए प्रगतिशील थांग संस्कृति को ग्रहण करने के लिए ही उसने थांग राजवंश की राजकुमारी के साथ विवाह किया था। सन 641 की जनवरी में सम्राट थाईचुंग ने विशेष रूप से उत्सव विभाग के नियंता और ऊछांग के सामंत ली ताओचुंग को राजकुमारी वनछंग के साथ थूपो भेजा। राजकुमारी के साथ थूपो जाने वाले लोगों में राजकुमारी की धाय, कताई बुनाई और कशीदाकारी में निपुण 25 जवान और सुंदर सेविकाएं, एक बैंड और अनेक शिल्पकार थे। वे गाड़ियों में बैठ अथवा घोड़ों पर सवार होकर राजकुमारी के आगे पीछे दाएं बाएं चलते थे। राजकुमारी की सुरक्षा के लिए एक भड़कीली वर्दी पहने हुई
रक्षक सेना को भी भेजा गया था। राजकुमारी के पीछे चल रहे अनेक घोड़े, खच्चर और ऊंट दहेज के रूप में प्रचुर और मूल्यवान चीजों से लदे हुए थे। ये वे उपकरण, पात्र, रत्नाभूषण और रेशमी कपड़े थे जिनसे थांग साम्राज्य की शक्ति अभिव्यक्त हो रही थी। साथ ही इनमें सूत्र और ग्रंथ, कविताएं, निबंध और वृक्षारोपण, दस्तकारी, चिकित्सा, औषधि और पांचांग आदि विविध विषयों की पुस्तकें भी थीं, जो भीतरी इलाके की संस्कृति का भावनात्मक सारत्व होती हैं। इनके अतिरिक्त विविध अनाजों के बीज, कृषि और दस्तकारी के औजार थे, जिनसे थांगकाल की विकसित अर्थव्यवस्था प्रकट होती थी। राजकुमारी वनछंग बौद्ध धर्म की अनुयायी थी, इसलिए वो बौद्ध सूत्रों और शाक्य मुनि की एक कांस्य मूर्ति को भी अपने साथ ले गई थी। चलते समय समस्त दरबारी उसे विदा देने आए। वे उसे छांगान नगर के बाहर 5 किलोमीटर दूर एक मंडप तक छोड़ने गए। राजकुमारी वनछंग और उसके सहयात्री हान और तिब्बती दोनों जातियों के लोगों की मित्रता बढ़ाने के परम उद्देश्य से दरबारियों और रास्ते के दोनों किनारों पर खड़े जनसाधारण से विदा लेकर बड़ी धूमधाम से पश्चिम की ओर चल दिए। वे छिंघाए होते हुए थूपो की ओर आगे बढ़े। राजकुमारी वनछंग के थूपो जाने का समाचार ऊंचे पर्वतों और घास के मैदानों के पार छिंघाए तिब्बत पठार पर फैल गया। थूपो के लोगों ने राजकुमारी का स्वागत करने के लिए बड़े उत्साह से अनेक घोड़े, सुरागाएं, नावें और खाद्य पदार्थ तैयार किए। राजकुमारी का गुणगान करने वाले एक लोकगीत में निम्नलिखित वाक्य है: मत डरिए विस्तृत घास मैदान पार करने से, करते प्रतीक्षा वहां श्रेष्ठ 100 घोड़े आपकी। मत डरिए ऊंचे हिम श्रृंगों पार जाने से, प्रस्तुत शत सुरागाएं आज्ञा पालन को वहां। मत डरिए गहरे नद नाले पार करने से, स्वागत में खड़ी 100 अश्वशीष नौकाएं आपके। राजा सुंगसान कानपो राजकुमारी का स्वागत करने के लिए राजधानी लुओश, वर्तमान ल्हासा से वांगहो नदी के उद्गम स्थान पायहाय झील, वर्तमान अलिंग झील या चालिंग झील के किनारे आ पहुंचा। उसने थांग राजवंश के जामाता की हैसियत से सम्राट के चाचा ली ताओचुंग से अत्यंत आदर पूर्वक भेंट की। चटकीली पोशाकें पहने राजकुमारी वनछंग सुनसान कानपो से मिली। सुनसान कानपो ये देखकर बहुत प्रसन्न हुआ कि राजकुमारी वनछंग उदार चरित्र और बुद्धिमती है। उसके वस्त्र चटकीले, भड़कीले हैं। भीतरी इलाके की चमक दमक संस्कृति और भौतिक जीवन की समृद्धि दोनों से संपन्न है और हान लोग शिष्ट व्यवहार तथा विधियों पर बहुत ध्यान देते हैं। बारात से मिलने की रस्म आयोजित हो जाने के बाद ली ताओचुंग छांगान वापस लौट गया और सुनसान कानपो और राजकुमारी वनछंग एक साथ लुओश के लिए रवाना हो गए। सन 643 ईस्वी में तिब्बती पांचांग के चौथे महीने की 15वीं तिथि एक स्मरणीय दिवस था। 2 वर्ष की लंबी यात्रा के पश्चात राजकुमारी वनछंग आखिर लुओश आ पहुंची थी। नगर में प्रविष्ट होने के बाद सुनसान कानपो उसके साथ संगीत की सुरीली धुन के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ा। वे अधिक चहल पहल वाली टाचियाओ यानी अष्टकोण सड़क से गुजर गए। उस समय संपूर्ण लुओश नगर में हर्षोल्लास की लहरें उठ खड़ी हुईं। सभी नगरवासी सुंदर कपड़े पहने घरों से निकलकर दूर से पधारी सांगमो यानी महारानी का स्वागत करने आए। सुनसान कानपो ने अपने विश्वस्त मंत्री से कहा, मेरे किसी भी पूर्वज ने भीतरी इलाके के साम्राज्य के साथ विवाह संबंध स्थापित नहीं किया था।
मैंने महान थांग राजवंश की राजकुमारी के साथ विवाह किया। मेरे लिए ये अनुपम और अत्यंत सुखद अवसर है। राजकुमारी के लिए एक परकोटे का निर्माण कराना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियों को मेरा गौरव दिखाया जा सके। उसने थांग राजवंश की वास्तुशैली का अनुकरण कर लुओश में राजकुमारी वंशंग के लिए एक परकोटे और एक प्रासाद का निर्माण कराया। शुइचे चूपो नामक ये प्रासाद आज भी प्रसिद्ध पोताला प्रासाद में पूर्ण रूप से सुरक्षित रहा है। कहा जाता है कि सुंगसान कानपो और राजकुमारी वंशंग का शयन कक्ष इसी प्रासाद में था। वहां दीपक के मंद प्रकाश में आपको सुंगसान कानपो और उसकी थांग राजवंश की राजकुमारी वंशंग और नेपाल की राजकुमारी भ्रिकुटी, दोनों पत्नियों तथा लुतुंगसान आदि व्यक्तियों की मूर्तियां आज भी सजीव लगती हैं। राजकुमारी वंशंग का थूपो आगमन और सुंगसान कानपो के साथ उसका विवाह तिब्बती जाति के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। तब से हान और तिब्बती दोनों जातियों के बीच अधिक से अधिकतर आवागमन होने लग गया और तिब्बती जाति के सांस्कृतिक और आर्थिक कार्यों का तेजी से विकास हुआ। राजकुमारी वंशंग ने सुनसांग कानपो के साथ एक प्राण होकर छिंघाई तिब्बत पठार के विकास के लिए अनेक काम किए। पहले थूपो का अपना पंचांग था ही नहीं। राजकुमारी वंशंग ने थूपो के लोगों को पंचांग का उपयोग करना सिखाया। वो बौद्ध धर्म की अनुयायी थी। उसके और राजकुमारी भ्रिकुटी के प्रभाव से सुंगसान कानपो ने भी बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया और लुओश में जुगलाखांग विहार का निर्माण कराया। अब ये विहार विभिन्न युगों में मरम्मत और विस्तारित किए जाने के कारण एक विशालकाय भवन समूह बन चुके हैं। स्वर्ण छप्पर लगा दिए जाने के कारण वे और भी अधिक भव्य और आलीशान दिख पड़ते हैं। जुगलाखांग विहार के मुख्य भवन के बीचों बीच राजकुमारी वंशंग द्वारा छांगान से लाई गई 12 वर्षीय शाक्य मुनि की कांस्य मूर्ति स्थापित की गई। उसके दोनों पार्श्वों के गौड़ भवनों में सुंगसान कानपो, राजकुमारी वंशंग और अन्य व्यक्तियों की मूर्तियां रखी गई हैं। इन मूर्तियों की मुद्राएं सजीव और सुंदर हैं। राजकुमारी वंशंग के साथ थूपो में आए बैंड ने तिब्बती संगीत को समृद्ध बनाया। उनके द्वारा लाए गए बाजे आज भी इस विहार में सुरक्षित रखे हुए हैं और वे हान तथा तिब्बती जातियों के गहरे भाईचारे के प्रतीक बन गए हैं। राजकुमारी और उसकी सेविकाओं ने थूपो की महिलाओं को कताई, बुनाई और कशीदे की तकनीकें सिखाई। कहा जाता है कि आज की तिब्बती महिलाओं की कंबल और कालीन बुनने की तकनीक राजकुमारी वंशंग द्वारा ही सिखाई गई है। सुंगसान कानपो ने कई बार अभिजात वर्ग के युवकों को छांगान में पढ़ने भेजा और थांग राजवंश के अनेक विद्वानों को थूपो में सांस्कृतिक कार्य संभालने के लिए नियुक्त कर दिया। थांग राजवंश ने थूपो में रेशमी कीड़ों की नस्ल और रेशमी कीड़े पालने, शराब बनाने और कागज और मसी और चक्की और जाता बनाने वाले शिल्पकार भेजे। हान जाति की उन्नतिशील कृषि तकनीकों की सहायता से थूपो की कृषि का यथेष्ट विकास हुआ। थूपो के लोगों ने जमीन को समतल बनाना, सिंचाई नहर खोदना, खेत में क्यारियां बनाना और अनाजों की नस्लें बढ़ाना शुरू किया, जिनसे कृषि की उपज बढ़ गई। राजकुमारी वंशंग के थूपो पहुंचने के 9 वर्ष बाद सुनसांग कानपो का देहांत हो गया। राजकुमारी वंशंग ने थूपो में कुल 40 वर्ष बिताए। सन 680 में उसका भी देहांत हो गया। राजकुमारी वंशंग की मृत्यु के बाद थूपो के लोगों ने उसकी स्मृति में उसकी जन्मतिथि यानी तिब्बती पांचांग के 10वें महीने के 15वें दिन और उसके लुओश प्रवेश की तिथि तिब्बती पांचांग के 4थे महीने के 15वें दिन को मनाने योग्य दिवस निर्धारित किया और उसके द्वारा निरीक्षित स्थानों को तीर्थ स्थान मान लिया। आम लोगों के लिए अच्छे काम करने वाली सभी महान विभूतियों की भांति
राजकुमारी वनचंग की सफलताएं भी व्यापक प्रचार प्रसार की प्रक्रिया में क्रमशः अलौकिक बन गई हैं। तिब्बत में आज भी रंगमंच पर उसकी अनेक परिकथाएं अभिनीत की जाती हैं। उसका गुणगान करने वाले अनेक लोकगीत गाए जाते हैं। इन लोकगीतों में से एक इस प्रकार है। तिब्बत में यों आई राजकुमारी वनचंग थी, सिंह सा धंसा हो विस्तृत जंगल में यथा, उतरा हो मोर ज्यों बड़े मैदान में, अस्त न होता सूर्य उठे जैसे ऊपर आकाश में, तिब्बत को सुख चैन मिला भरपूर था। सुंगसान कानपो और राजकुमारी वनचंग। मित्रों, आज हम एक नई कड़ी के साथ शुरुआत करेंगे जिसका शीर्षक है श्वेनचांग की पश्चिम की तीर्थ यात्रा। श्वेनचांग यानी भेनसोंग। ये दोस्ती तेरे दम से है, ये दोस्ती। चीन में ऐसा कौन है जो पौराणिक उपन्यास पश्चिम की तीर्थयात्रा का नाम नहीं जानता। उसमें वर्णित भिक्षु थांगसंग के बौद्ध सूत्र खोजने की कहानी बच्चे बच्चे की जबान पर रहती है। भिक्षु थांगसंग और उसके 3 शिष्यों सुन ओखोंग, चू पाचे और शाह शांग ने अपने प्राण संकट में डालकर पश्चिम के दुर्गम पहाड़ों और नदियों को पार कर बौद्ध सूत्र खोज लिए और इन्हें लेकर वे वापस स्वदेश लौटे। उनके साहसपूर्ण कारनामे हजारों साल से अनगिनत लोगों को कठिनाइयों से संघर्ष करने के लिए प्रोत्साहित करते रहे हैं। पश्चिम की तीर्थ यात्रा में वर्णित भिक्षु थांगसंग के बौद्ध सूत्र खोजने की कहानी काल्पनिक है, किंतु इतिहास की पाठ्यपुस्तक में लिखित थांग राजवंश 618 से 907 ईस्वी तक के एक बौद्ध भिक्षु के बौद्ध सूत्र खोजने की बात तो एक ज्वलंत तथ्य है। ये तथ्य भिक्षु थांगसंग की कहानी के समान ही सजीव और रोचक है। उस बौद्ध भिक्षु का वास्तविक नाम छन ई था। उसका जन्म 602 ईस्वी में हेनान प्रांत में हुआ था। 13 वर्ष की आयु में वो संन्यास लेकर भिक्षु बन गया और उसका धर्म नाम श्वेनचांग या भेनसोंग हो गया। उसे बचपन से ही पठन पाठन का शौक था। बौद्ध सूत्रों का अध्ययन करने के लिए उसने सचुआन, हुपेई, हेनान, शेनसी और अन्य क्षेत्रों का भ्रमण किया और सुप्रसिद्ध बौद्ध आचार्यों के दर्शन किए। उसे पता लगा कि बौद्ध धर्म के कई संप्रदाय हैं। बौद्ध सूत्रों के चीनी अनुवादों में अनेक गलतियां हैं और बौद्ध सूत्रों की व्याख्याओं में भी अंतर्विरोध हैं। बौद्ध सूत्रों की सही व्याख्याएं प्राप्त करने के लिए वो स्वयं ही बौद्ध धर्म के उत्पत्ति स्थान सिंधु देश, वर्तमान हिंदुस्तान प्रायद्वीप जाने के लिए दृढ़ संकल्प हो गया। थांग राजवंश के सम्राट थाईचुंग के शासनकाल 627 से 649 ईस्वी में सरकार ने निजी विदेश यात्रा का निषेध किया था। जो विदेश जाना और स्वदेश लौटना चाहता था, उसे राज्य से स्वीकृति लेना आवश्यक था। सन 627 के अगस्त में श्वेनचांग ने सरकार को विदेश यात्रा की स्वीकृति देने के लिए प्रार्थना की, किंतु उसकी प्रार्थना अस्वीकृत हो गई। ऐसी स्थिति में सिंधु देश जाने को उत्सुक वो व्यापारी का वेश धारण कर अन्य व्यापारियों के साथ चोरी चोरी युमन दर्रे यानी कांसू प्रांत में स्थित लंबी दीवार के पश्चिमी छोर से बाहर निकला और उसने अकेले ही पश्चिम की ओर जाने वाला मार्ग पकड़ा। उस समय वो 28 वर्ष का था। ह्यूमन दर्रे से निकलकर वो कांसू प्रांत के आंशी से शिनचांग उइगर स्वायत्त प्रदेश के हामी तक के 400 किलोमीटर लंबे मोहयेन रेगिस्तान में प्रविष्ट हुआ था। यहाँ की जलवायु परिवर्तन अनियमित थी। दिन में आग जैसी तेज लू चलती रहती थी और रात्रि में ठंडी हवा छुरे जैसी पैनी होती थी। अनंत रेगिस्तान में न तो कोई पक्षी दिखाई देता था और न ही कोई जानवर
अथवा घास ही नजर आती थी। फिर भी वो अकेला ही आगे बढ़ता गया। केवल मृतकों के अस्थि समूहों और ऊंटों तथा घोड़ों के मल द्वारा ही उसे मार्ग का पता चल पाता था। एक बार उसने चलते चलते असावधानी से पानी भरे चमड़े के थैले को कहीं गिरा दिया। अब वो क्या करे? पानी लाने वापस जाए? नहीं, कदापि नहीं। उसने शपथ खाई कि मैं मरते मरते भी पश्चिम की ओर ही चलूंगा। जीने के लिए पूर्व की ओर कभी वापस नहीं लौटूंगा। मैं सिंधु पहुंचे बिना नहीं रुक सकूंगा। पानी की एक बूंद न मिल पाने की कठिन परिस्थिति में भी वो 5 दिन और 4 रात आगे बढ़ता रहा। अंत में तीव्र प्यास के कारण वो बेहोश होकर मरुभूमि पर गिर पड़ा। उसके सौभाग्य से जहां वो गिरा था, उस स्थान से जल और घासों वाला स्थान अधिक दूर नहीं था। अर्धरात्रि में शीतल हवा का एक झोंका आया, जिससे वो होश में आ गया। उसने अपने घोड़े के पीछे पीछे चलकर जल स्रोत ढूंढ लिया और इस भयंकर संकटपूर्ण परिस्थिति से छुटकारा पाया। श्वेनचांग पश्चिम की ओर चलकर काओछांग राज्य, वर्तमान शिनचियांग के तुरपान से पूर्व में लगभग 20 किलोमीटर दूर पहुंचा। वहां उसने बौद्ध धर्म का विश्वास करने वाले काओछांग राजा का उत्साहपूर्ण समर्थन प्राप्त किया। उस राजा ने उसे उपहार में बहुत सा सोना चांदी और वस्त्र दिए। 50 से अधिक मार्गदर्शकों और अनुचरों को उसके साथ यात्रा करने के लिए भेजा और उसकी देखभाल करने के लिए मार्ग में पड़ने वाले 24 राज्यों के राजाओं को पत्र लिखे। इसके बावजूद श्वेनचांग को रास्ते में अनेक बाधाएं मिली। एक दिन वो और उसके अनुचर 12 महीनों हिमाच्छादित रहने वाले थेनशान पर्वत श्रृंखला के 7000 मीटर ऊंचे मसूर पर्वत के सामने आए। यहाँ प्रायः बर्फ का तूफान उठता रहता था। कभी-कभी तूफान द्वारा उड़ाए गए रेत कंकड़ मनुष्यों को अपने नीचे दबा लेते अथवा मार डालते। कभी-कभी कड़ाके की ठंड से मनुष्य मर जाते थे। श्वेनचांग और उसके अनुचर बर्फ से ढके उस बड़े पर्वत पर पूरे 7 दिन तक चलते रहे। अनुचरों में से 1/3 प्रचंड शीत से मर गए। अगले वर्ष ग्रीष्म में वे सिंधु देश की सीमा में प्रविष्ट हुए। उस काल में हिंदुस्तान यानी भारत के प्रायद्वीप पर 70 से अधिक राज्य थे। सन 628 से 631 में श्वेनचांग ने उत्तर भारत के 21 राज्यों का भ्रमण किया, अनेक बौद्ध तीर्थ स्थानों की यात्रा की और संस्कृत सीखी। सन 631 के अंत में वो मगध राज्य के नालंदा विहार में जा पहुंचा। अब आप सुन रहे हैं स्वर्णिम चीन के रंग कार्यक्रम में चीन की ऐतिहासिक कहानियों की कड़ी। नालंदा विहार भारत में बौद्ध धर्म का उच्चतम शिक्षा संस्थान था। उसमें 10,000 से अधिक आचार्य और शिष्य थे। अनेक आचार्य चिकित्सा शास्त्र, औषधि विद्या और नक्षत्र विद्या में पारंगत थे। महंत और आचार्य शीलभद्र भारत का प्रभावशाली बौद्ध आचार्य और महापंडित था। जिस दिन श्वेनचांग नालंदा विहार में आया, उस दिन विहार के 1000 से अधिक लोगों ने हाथों में जलते धूप और फूलों के गुच्छे लिए मार्ग के दोनों किनारों पर खड़े होकर चीन से आए पूर्व के महाभिक्षु का स्वागत किया। श्वेनचांग ने उत्तर में हाथ जोड़े। फिर उसने आचार्य शीलभद्र से भेंट की और उन्हें अपना गुरु माना। कहा जाता है कि उस समय आचार्य शीलभद्र 100 से अधिक वर्ष के हो चुके थे और उन्होंने व्याख्यान देना बहुत पहले ही छोड़ दिया था, किंतु चीनी महाभिक्षु के प्रति सच्ची मित्रता प्रकट करने के लिए उन्होंने अपवाद के रूप में श्वेनचांग को 15 महीनों तक प्रवचन दिया। विहार में भी उसके साथ अतिथि सा सत्कार होता था। उसे नित्य 120 चबैनिया, 20 सुपारी, 20 इलायची, 1 ल्यांग यानी 1 औंस से कम बोरनियाल और लगभग 1 किलोग्राम बढ़िया चावल खाने को दिया जाता था। कहा जाता है कि इस चावल का एक दाना काले सेम से भी बड़ा होता था।
और इससे बना भात बहुत स्वादिष्ट हुआ करता था। केवल राजा और धुरंधर आचार्यों को ही ये भात खाने को मिल सकता था। इसके अतिरिक्त वो नित्य प्रति अपनी आवश्यकता के अनुसार दही ले सकता था। महीने में उसे लगभग 4 किलोग्राम खाद्य तेल भी दिया जाता था। बाहर जाने के लिए उसे हाथी की सवारी मिलती थी। नालंदा विहार में श्वेनचांग सहित केवल 10 व्यक्ति ही ऐसी सुविधाओं का उपभोग कर सकते थे। वहां पर उसने 5 वर्ष तक अध्ययन अनुशीलन किया। एक ओर उसने ध्यानपूर्वक गुरु का प्रवचन सुना और दूसरी ओर उसने उत्सुकता पूर्वक विहार में सुरक्षित रखे सभी बौद्ध सूत्र पढ़ डाले और श्रेष्ठ उपलब्धियां प्राप्त की। बाद में वो भारत भर में विख्यात प्रथम श्रेणी का बौद्ध विद्वान बन गया। जब से मिला हूँ तुझसे मुस्कुराता रहता हूँ, जो भी मिलता है मुझसे सुनाता फिरता हूँ। दूर रहना इस माया जाल से, वरना तेरा जीना दुश्वार हो जाएगा। हसमत पगली प्यार हो जाएगा। तो श्रोता मित्रों, ये था श्वेनचांग यानी भीमसांग की पश्चिम की तीर्थ यात्रा कड़ी। अगली बार हम फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अपने मित्र पंकज श्रीवास्तव को आज्ञा दें। नमस्कार। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। अब शुरू होता है पश्चिम की तीर्थ यात्रा महासागर का समय। नमस्कार दोस्तों, पश्चिम की तीर्थ यात्रा सुप्रसिद्ध चीनी उपन्यास लेकर हाजिर हूँ मैं मैत्री शर्मा। आज की कहानी इस प्रकार है। दोस्तों, अब तक आपने कहानी में सुना कि मुक्त कराई गई युवती को लेकर सांचांग और उसके शिष्य रास्ते पर आगे बढ़ गए। रास्ते में उन्हें टूटा फूटा एक मठ नजर आया। वहां रुकने की अनुमति लेने के लिए सांचांग अंदर गया तो उसकी मुलाकात एक भिक्षु से हुई। चलिए दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। जब फाटक के बाहर देखकर बौद्ध भिक्षु वापस आया तो सांचांग ने पूछा, उनकी शक्ल कैसी है? युवा लामाओं ने जवाब दिया, उनमें से एक का चेहरा वज्र देवता के समान है और दूसरे का चेहरा टेढ़े हथौड़े के समान है। तीसरे का चेहरा हरे रंग का है और दांत बहुत भयानक हैं। उनके साथ एक युवती भी है। सांचांग ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम नहीं जानते वे कौन है? ये तीनों कुरूप व्यक्ति ही मेरे शिष्य हैं और युवती को मैंने चीड़ वन से आजाद कराया है। युवा लामा बोला, महोदय, आपका समान सुंदर गुरु ने ऐसे कुरूप शिष्यों को क्यों चुना? सांचांग ने जवाब दिया, वे लोग गुरु भले ही हों लेकिन हैं बड़े उपयोगी। उन्हें तुरंत अंदर बुला लाओ। अगर तुमने जरा सी भी देरी की तो उनमें से जो शिष्य वज्र देवता जैसा दिखता है वह कोई ना कोई मुसीबत खड़ी कर देगा और जबरन अंदर घुस आएगा। युवा लामा फिर एक बार दौड़कर बाहर जा पहुंचे और कांपते हुए उनके चरणों में गिरकर बोले, महानुभावों, थांग महाभिक्षु आपको अंदर बुला रहे हैं। शुकर ने कहा, भैया, अगर गुरुदेव ने हमें अंदर बुलाया है तो अच्छी बात है, लेकिन ये लोग कांप क्यों रहे हैं? वानर ने जवाब दिया, ये लोग हमें देखकर डर गए हैं क्योंकि हमारा चेहरा बहुत बदसूरत है। शुकर बोला, फिजूल की बकवास बंद करो। हम पैदा ही ऐसे हुए हैं तो क्या कर सकते हैं? हम अपनी मर्जी से कुरूप थोड़े ही न बने हैं। वानर ने कहा, अपने को कुछ कम कुरूप बनाने की कोशिश करो। मूर्ख शुकर ने सचमुच अपनी थूथनी चोगे के अंदर छुपा ली और अपना सिर नीचे की तरफ मोड़ लिया। उसने घोड़े की लगाम थाम ली जबकि भिक्षु रेतात्मा ने बहंगी उठा ली। वानर अपना दंड उठाए हुए युवती के साथ सबसे
उससे पीछे चलने लगा। इमारतों के भग्नावशेषों के पास से गुजरते हुए वे लोग तीसरे दरवाजे से अंदर चले गए। उन्होंने घोड़े को खूंटी से बांध दिया और सामान फर्श पर रख दिया। फिर वे मठाधीश निवास में लामा से मिलने जा पहुंचे। वहां उन्होंने अपनी वरीयता के अनुसार आसन ग्रहण कर लिया। तब लामा ने मठ के अंदर 70-80 युवा लामाओं के साथ उनका अभिवादन किया, उनके कमरों को साफ कराया, उनके लिए शाकाहारी भोजन का इंतजाम किया और उनकी अच्छी तरह से देखभाल की। सचमुच अर्जित करो सफलता जब भी, करुणा को मत भूलो। धर्म प्रसार तभी होता जब आदर भिक्षु परस्पर करते, आदर भिक्षु परस्पर करते। सांचांग और उसके शिष्य ध्यान मठ में जा पहुंचे, जहां उनकी भेंट कुछ लामाओं से हुई। वहां उन्हें शाकाहारी भोजन कराया गया। जब वे चारों यात्री भोजन कर चुके थे तो युवती को भी खाना खिलाया गया। धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा, इसलिए मठाधीश निवास में दीपक जला दिए गए। लामा लोग जो थांग महाभिक्षु से यह पूछना चाहते थे कि वे धर्म सूत्रों को लेने क्यों जा रहे हैं, और साथ ही एक नजर उस युवती को भी देखना चाहते थे जो उनके साथ आई थी, तभी वे दीपक के आसपास पंक्तिबद्ध होकर खड़े हो गए। सांचांग ने उस लामा को संबोधित करते हुए कहा, जिससे उसकी भेंट सबसे पहले हुई थी। मठाधीश महोदय, कल सुबह जब हम आपके मठ से विदा होंगे तो पश्चिम की ओर जाने वाले रास्ते की स्थिति कैसी होगी? जवाब देने से पहले ही मठाधीश लामा सम्मान पूर्वक घुटनों के बल बैठ गया। उसे तुरंत सहारा देकर खड़ा करते हुए सांचांग ने कहा, कृपया उठ जाइए। जब मैंने आपसे पश्चिम की ओर जाने वाले रास्ते के बारे में पूछा तो आप घुटनों के बल क्यों बैठ गए? परमादरणीय महोदय, कल सुबह जब आप पश्चिम की ओर जाएंगे तो आपके रास्ते में कुछ नहीं मिलेगा। आपको रास्ता एकदम साफ और समतल मिलेगा। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। केवल एक बात ऐसी है जो मुझे कुछ परेशान कर रही है। इसकी चर्चा मैं आपसे तभी करना चाहता था जब आप अंदर आए थे, लेकिन मुझे डर है कि इससे कहीं आपको बुरा न लग जाए। अब मैं आपसे बात कहने की हिम्मत कर सकता हूँ, क्योंकि अब आप सब भोजन कर चुके हैं और आपके रहने का इंतजाम भी मठाधीश निवास में अच्छे से कर दिया गया है, जहाँ आप अपनी लंबी और कठिन यात्रा के बाद आराम कर सकते हैं। लेकिन आपके साथ जो स्त्री बोधिसत्व है, उसे ठहरने का इंतजाम हमने अभी नहीं किया है। मैं यह निर्णय नहीं कर पा रहा था कि उसके सोने का इंतजाम कहाँ किया जाए। सांचांग ने जवाब दिया, आपको संदेह से दूर रहना चाहिए मठाधीश महोदय। आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि मेरे और मेरे शिष्यों के मन में पाप है। आज सुबह जब हम लोग श्याम चीड़ वन से गुजर रहे थे तो हमने इस युवती को एक पेड़ से बंधा पाया। मेरे शिष्य सुनुखु ने उसे मुक्त कराने से इनकार कर दिया था, पर मुझे उस पर दया आ गई और उसे मैं अपने साथ यहाँ ले आया। जहाँ आप उचित समझे उसे वहीं सोने के लिए भेज दें। मठाधीश ने जवाब दिया, चूंकि आप इतने दयालु हैं महाभिक्षु महोदय, हम देवराज महाकक्ष में देवराज की मूर्ति के पीछे उसके लिए एक फूस का गद्दा बिछा देते हैं, जिस पर वह आराम से सो सकती है। सांचांग ने कहा, बहुत अच्छा, यह बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद युवती युवा लामाओं के साथ मुख्य महाकक्ष के पीछे की तरफ सोने चली गई। सांचांग ने मठाधीश निवास में ही अधिकारियों से भी आराम करने का अनुरोध किया, जिस पर वे सभी अपने अपने कमरों में चले गए। सांचांग ने वानर से कहा, आज बड़ा थकाने वाला दिन था। रात को जल्दी सो जाना चाहिए, जिससे कल सुबह जल्दी उठ सके। वे सभी एक ही कमरे में सोए और रात भर गुरुदेव की रक्षा करते रहे। गुरुदेव को अकेला छोड़ने की उन्हें हिम्मत नहीं हुई। जब सूरज की पहली किरण निकली तो वानर उठ बैठा। उसने शूकर और भिक्षु रेतात्मा से कहा कि वे सामान बांध लें और घोड़े को तैयार कर लें। फिर उसने सांचांग से सफर के लिए तैयार होने का अनुरोध किया, लेकिन सांचांग कुछ देर और सोना चाहता था और उठने को तैयार नहीं हुआ। वानर ने उसके करीब जाकर पुकारा, गुरुदेव,
गुरुदेव ने अपना सिर तो उठाया, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। वानर ने पूछा, क्या विचार है गुरुदेव? सांचांग ने जवाब दिया, मेरा सिर न जाने क्यों चकरा रहा है, मेरी आंखें न जाने क्यों सूज गई हैं, मेरे अंग अंग में न जाने क्यों दर्द हो रहा है। यह सुनते ही शूकर ने गुरुदेव के शरीर को छूकर देखा तो उन्हें बुखार था। मूर्ख शूकर मुस्कुराता हुआ बोला, अब मैं समझ गया हूँ, इन्होंने कल रात कई कटोरे मुफ्त के चावल खाए और फिर सिर औंधा करके सो गए, इससे इन्हें बदहजमी हो गई है। वानर चिल्लाया, बकवास बंद करो, मुझे गुरुदेव से पूछने दो कि असली बात क्या है। सांचांग ने कहा, जब मैं आधी रात को लघु शंका के लिए उठा तो मैंने टोपी नहीं पहनी हुई थी, हो सकता है कि मुझे ठंड लग गई हो। वानर बोला, आपकी बात बिल्कुल सही है गुरुदेव, ऐसी हालत में क्या आप यात्रा कर सकते हैं? सांचांग ने जवाब दिया, मैं तो उठ भी नहीं सकता, घोड़े पर सवार होना तो बहुत दूर की बात है, मुझे लगता है हमें अपनी यात्रा स्थगित करनी होगी। वानर ने कहा, यह भी कोई कहने की बात है गुरुदेव, आप चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए, कुछ दिन इंतजार करने में कोई समस्या नहीं है। तीनों गुरु भाइयों ने अपने गुरु की अच्छी तरह सेवा की। सुबह के बाद दोपहर और रात हुई और रात बीतने के बाद अगली सुबह आ गई। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।用你的母语学汉语，每日汉语。 मातृभाषा में चीनी सीखें की चीनी भाषा। 用你的母语学汉语，每日汉语。ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। श्रोताओं को सावधान की नमस्ते। श्रोताओं को राकेश वक्त का भी प्यार भरा नमस्कार। रोजमर्रा की चीनी भाषा कार्यक्रम सुनने के लिए आपका हार्दिक स्वागत। दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने मुख्य तौर पर घर में फास्ट फूड लेते समय इस्तेमाल किए जाने वाले प्रचलित वाक्यों पर विचार किया था। अब आगे हम सीखेंगे आज के प्रमुख वाक्य। 你们有什么特色菜？ आपके पास क्या विशेष भोजन है? 你需要刀叉吗？ क्या आपको छुरी कांटा चाहिए? 请问你要红茶吗？ मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको काली चाय चाहिए? 我们 AA 制吧。 आओ खर्चा बांटें। आमतौर पर चीनी रेस्तरां में यदि हम खाना मंगाना चाहते हैं तो हम अक्सर वेटर या वेट्रेस से ये पूछते हैं कि आपके यहाँ का विशेष भोजन क्या है, क्योंकि चीन में तरह तरह के रेस्तरां हैं और वहाँ मिलने वाला चीनी भोजन अत्यंत विविधतापूर्ण होता है और उसका स्वाद भी अलग अलग होता है। मसलन सिचुआन का भोजन बहुत तीखा होता है, जबकि शंघाई के भोजन में मीठा ज्यादा होता है। इसलिए भोजन मंगाने से पहले साफ साफ पूछना जरूरी है। आपकी क्या राय है? बिल्कुल, आप चीनी में इस तरह पूछ सकते हैं, 你们有什么特色菜? 你们有什么特色菜? 你们 यानी कि आप, 你们有 के पास, 有什么 क्या, 什么特色 विशेष, 特色菜 भोजन, 菜? 你们有什么特色菜? 你们有什么特色菜? आपके पास क्या विशेष भोजन है? अच्छा, अब हम एक साथ मिलकर प्रथम बातचीत सुनेंगे। 你们有什么特色菜? 好呀，你喜欢吗？ 喜欢 ये सर्वविदित है कि बीजिंग की भुनी हुई बतख विश्व में सबसे मजेदार पकवानों में से एक मानी जाती है। बीजिंग के दौरे पर आने वाले अधिकांश पर्यटक उसे अवश्य चखना चाहते हैं। यदि मैं मांसाहारी होता
तो मैं भी बीजिंग की भुनी हुई बतख अवश्य चखना पसंद करता। भुनी हुई बतख को चीनी भाषा में खाविया कहा जाता है, ठीक है ना? बिल्कुल ठीक। आपके पास क्या विशेष भोजन है? 你们有什么特色菜？ नीमन यो शम्मा थस छाय। 筷子जिम में खाना खाने का एक विशेष उपकरण है, लेकिन अभी अभी जिम में आए या जिम में कम समय ठहरने वाले विदेशी लोग चॉपस्टिक से यदि खाना खाने के आदि नहीं है तो वेटर या वेट्रेस अक्सर विदेशी ग्राहकों से पूछते हैं, 你需要刀叉吗? क्या आपको छुरी कंधा चाहिए? नी शुयाओ ताओ छामा। 需要 का अर्थ है चाहिए, शुयाओ ताओ का अर्थ है छुरी, ताओ छा का अर्थ है कंधा। छा। माँ एक निपात शब्द है जो प्रश्नवाचक वाक्य को इंगित करता है। माँ। 你需要刀叉吗? नी शुयाओ ताओ छामा। क्या आपको छुरी कांटा चाहिए? आइए अब हम दूसरी बातचीत सुने। 你需要刀叉吗? 不，我想试着用筷子。 शाओथांग जी, मैं ये भी जानता हूँ कि चीनी चाय बहुत प्रसिद्ध है और जब मैं अपने चीनी दोस्तों के साथ लंच कर रहा हूँ उस मौके पर मैं यदि उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या वे काली चाय पीना पसंद करेंगे, चीनी भाषा में आप इसे कैसे कहते हैं? आप कह सकते हैं, 请问你要红茶吗? छिंगन नियाओ होंग छा मा। 请 यानी कि कृपया, छिंग 问 पूछना, वन 请问 कृपया मैं पूछना चाहता हूँ। शिष्टाचार के लिए चीनी लोग किसी दूसरे व्यक्ति से कुछ पूछने के लिए आमतौर पर वाक्य के शुरू में 请问 का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, 请问你叫什么名字? 请问你做什么工作? छिंगवन 你 आप, नी 要 चाहना, याओ 红茶 होंग छा काली चाय, ये शब्द पिछले पाठ में हमने सीखा था। माँ एक निपात शब्द है जो प्रश्नवाचक वाक्य को इंगित करता है। माँ चीनी भाषा में प्रश्नवाचक निपात वाक्य के अंत में रखा जाता है ना? बिल्कुल सही। जैसा कि 请问你要红茶吗? छिंगवन नियाओ होंग छा मा। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको काली चाय चाहिए? 请问你要红茶吗？ 我想尝尝中国绿茶。 आजकल चीनी युवाओं में ये आम बात हो गई है। हम कहते हैं, आओ खर्चा बांट लें। इस बात को चीनी लोग कैसे कहते हैं? आप कह सकते हैं, 我们 AA 制吧。 वोमन ए ए चुपा। 我们 यानी कि हम, वोमन AA 制 खर्चा बांटना, ए ए चु बा एक निपात शब्द है। पा। 我们 AA 制吧，आओ खर्चा बांटें। 我们 ए ए चुपा। 我们 AA 制吧。 下次吧，这次我买单。 अच्छा श्रोता दोस्तों, अब वेतुंग भाई से चीनी संस्कृति की कुछ जानकारी लें। चीनी पाक कला दुनिया में बहुत विख्यात है। आंकड़ों के अनुसार चीनी पकवानों की किस्में 10,000 से अधिक है। दीर्घकालिक ऐतिहासिक विकास क्रम में चीन के विभिन्न क्षेत्रों में नाना प्रकार की स्थानीय विशेषताओं वाली पाक प्रणालियां बनी हैं। चीन में 8 पाक प्रणालियां सबसे मशहूर है। इन 8 पाक प्रणालियों में शानतोंग पाक प्रणाली, सिचुआन पाक प्रणाली, ग्वांगडोंग पाक प्रणाली, जियांसू पाक प्रणाली, जेजियांग पाक प्रणाली, फुजियन पाक प्रणाली, हुनान पाक प्रणाली और अनहुई पाक प्रणाली शामिल है। इन पाक प्रणालियों के पकवानों का स्वाद भी भिन्न भिन्न है। मसलन सिचुआन का खाना बहुत तीखा मिर्च वाला होता है। जियांसू का खाना बहुत मीठा स्वाद लिए होता है। ग्वांगडोंग के खाने का स्वाद काफी फीका व हल्का होता है। डम्पलिंग का इतिहास चीन में हजारों वर्षों से अधिक पुराना है। वह चीनी लोगों के सबसे पसंदीदा पकवानों में से एक है। यह समोसे की तरह होता है, जिसमें आलू की जगह मांस का कीमा और सब्जी आदि भरकर गुजिया जैसे बनाया जाता है। फिर पानी में उबालकर खाया जाता है।
क्योंकि उसका आकार प्रकार पुराने जमाने में प्रचलित स्वर्ण व चांदी से बनी मुद्रा युआन पाव जैसा है। इसलिए चीनी लोग वसंतोत्सव और अन्य दूसरे उत्सवों पर डम्पलिंग बनाना और खाना पसंद करते हैं। यह खुशहाल और संपन्न होने का प्रतीक है। अच्छा, आज का पाठ यहीं तक। अब राकेश वत्स को आज्ञा दें। नमस्कार। शाधांग को भी आज्ञा दें। नमस्कार। CGTN हिंदी सेवा रोजाना 5 कार्यक्रम प्रसारित करती है। हमारा पहला कार्यक्रम भारतीय समय के अनुसार सुबह 8:30 से 9:30 बजे तक, दूसरा कार्यक्रम संध्या के 6:30 से 7:30 बजे तक, तीसरा कार्यक्रम रात के 8:30 से 9:30 बजे तक, चौथा कार्यक्रम रात के 9:30 से 10:30 बजे तक और पांचवा कार्यक्रम रात के 10:30 से 11:30 बजे तक प्रसारित होता है। कार्यक्रमों के मीटर बैंड इस प्रकार है: सुबह 8:30 से 9:30 बजे 13,720 किलोहर्ट्ज, शाम 6:30 से 7:30 बजे 9,635 किलोहर्ट्ज, रात 8:30 से 9:30 बजे तक 7,225 किलोहर्ट्ज, रात 9:30 से 10:30 बजे 7,395 किलोहर्ट्ज, रात 10:30 से 11:30 बजे 1,269 किलोहर्ट्ज। अब इंटरनेट पर CGTN की हिंदी वेबसाइट भी खुली हुई है। इसे देखने के लिए हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारी वेबसाइट का पता है hindi.cgtn.com।